बार फिर से आप सभी दर्शकों का आपके अपने स्टडी मेंटर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने लेके आए हैं हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित जो अपना तीसरा काल है रीतिकाल, उससे संबंधित आज के वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे। इस वीडियो में आपको कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन एग्ज़ाम में अवश्य देखने को मिलेंगे। वीडियो पर अंत तक बने रहें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो की सूचनाएं आपको तुरंत प्राप्त हो सके। इससे पहले वाले वीडियो में हमने भक्तिकाल और उससे पहले वाले वीडियो में आदिकाल कंप्लीट कर लिया है, तो ये अपना हिंदी साहित्य के इतिहास का तीसरा ये वीडियो है। इसमें हम बात करें रीति का अर्थ, तो रीति के अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है काव्यांग निरूपण। इसकी समय सीमा की हम बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का जो समय माना है वो माना है 1700 विक्रमी संवत से 1900 विक्रमी संवत। अगर हम इसको ईस्वी में कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं, तो इसमें से हम 57 जो है वो माइनस कर देंगे। तो 1700 से 57 माइनस किए तो 1643 ईस्वी हो गई। 1900 से 57 कम किए तो 1843 ईस्वी हो गई। ईस्वी और विक्रमी संवत में यह अंतर हमें देखने को मिलता है। फिर हम डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इनका समय काल माने रीतिकाल का, तो वो है 17वीं सदी के मध्य से लेकर 19वीं सदी के मध्य तक इन्होंने रीतिकाल का समय माना है। फिर हम रीतिकाल के नामकरण की चर्चा करें तो कौन से विद्वान ने क्या नाम दिया है वो इसमें बताया गया है। सबसे पहले हम बात करें, मिस्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया है और इन्होंने अलंकृत काल को 2 भागों में बांटा है। जो हमने सबसे पहला वीडियो है आदिकाल, उसमें हमने ये देख लिया है। फिर कलाकाल किसने कहा है रीतिकाल को, तो कलाकाल नाम दिया है डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल और रामकुमार वर्मा, इन दोनों ने रीतिकाल को कलाकाल नाम दिया है। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है, ये कहा डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। रीतिकाल को रीतिकाल नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। रीतिकाल को रीति श्रृंगार काल कहने वाले हैं डॉक्टर भागीरथी मिश्र। फिर हम बात करते हैं रीतिकाल में रीति से क्या आशय होता है। वैसे तो रीति का अर्थ होता है परंपरा या परिपाटी, तो यहाँ हम देखते हैं साहित्य में रीति का अर्थ, तो रीति से आशय है उस मार्ग या उस पद्धति या परिपाटी से है जिस रचना शैली में काव्यांगों का विवेचन करते हुए पहले उनके लक्षण और बाद में उन्हें पुष्ट करने हेतु स्वनिर्मित उदाहरण उसमें दिए जाते हैं, कि पहले लक्षण और फिर उसको पुष्ट करने के लिए स्वनिर्मित उदाहरण इनके द्वारा दिए जाते हैं। यह शैली रीति कहलाती है। इस शैली में लिखी गई रचनाएं जो हैं वो लक्षण ग्रंथ कहलाती हैं। हम देखेंगे कौन से विद्वान ने कौन से लक्षण ग्रंथ लिखे हैं। इनकी रचना करने वाले रचनाकार लक्षण ग्रंथकार या फिर वो आचार्य कवि कहलाते हैं। आगे हम बात करें, हिंदी में इस परंपरा की शुरुआत आचार्य केशवदास से मानी जाती है। रीतिकाल का प्रथम आचार्य किसको माना जाता है, केशवदास को माना जाता है, जो भक्तिकाल की समय सीमा में ही कवि प्रिया, रसिक प्रिया और छंदमाला जैसे लक्षण ग्रंथों की रचना करके हिंदी साहित्य में रीति की शुरुआत करते हैं। इसलिए इन्हें ही रीति का प्रवर्तक माना जाता है। यह इनके ग्रंथों के नाम हैं कवि प्रिया, रसिक प्रिया और छंदमाला, तीनों ही क्या है, लक्षण ग्रंथ हैं। आगे हम बात करें, लेकिन रीतिकाल की परंपरा या प्रवर्तन की शुरुआत जो है वो आचार्य केशवदास के 50 वर्ष बाद में हमें चिंतामणि से शुरू मानी जाती है। कई विद्वान जो हैं वो केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि रीतिकाल की शुरुआत केशवदास से 50 वर्षों के बाद में चिंतामणि से शुरू होती है और आगे के रीतिकालीन कवि जो हैं वो चिंतामणि की परंपरा से ही लक्षण ग्रंथों की रचना करते हुए हमें दिखाई देते हैं। केशवदास मूलतः अलंकारवादी आचार्य थे। उनके काव्य में हमें अलंकार अधिक देखने को मिला है, जबकि रीतिकाल में लक्षण ग्रंथकार रस ध्वनिवादी अधिक हमें देखने को मिलते हैं, जो कि चिंतामणि की परंपरा का निर्वाह वो करते हैं। तो केशवदास को अलंकारवादी आचार्य होने के कारण वो उनको रीतिकाल का प्रवर्तक
नहीं मानते हैं। फिर हम आगे बात करें, रीतिकाल के प्रवर्तक के बारे में विद्वानों में बहुत ही मतभेद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल रीतिकाल का प्रवर्तक चिंतामणि को मानते हैं, जबकि डॉक्टर नगेंद्र जो है वो रीतिकाल का प्रवर्तक कृपाराम को मानते हैं। श्याम सुंदर दास जो हैं वो रीतिकाल का प्रवर्तक केशवदास को ही मानते हैं, जबकि भागीरथ मिश्र जो है इन्होंने चिंतामणि केशवदास दोनों को ही संयुक्त रूप से रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। वर्तमान में आचार्य केशवदास को ही रीतिकाल का प्रवर्तक स्वीकार किया गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं, किसने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है। आगे हम बात करें रीतिकाल का वर्गीकरण। तो रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। इन सभी के बारे में हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रीतिबद्ध, मतलब रीति में बंधे हुए ऐसे विद्वान जिन्होंने अपनी रचनाएं जो हैं वो रीति में बंध कर की हैं। मतलब वे कवि जो रीति के बंधन में बंधे हुए हैं, अर्थात जिन्होंने रीति काव्य ग्रंथों की रचना की, ऐसे कवि जो हैं वो रीतिबद्ध कहलाते हैं। फिर हम बात करें रीतिबद्ध कवि जो हैं, इसमें भी इसके 2 भाग हैं। एक तो सर्वांग निरूपक रीतिबद्ध कवि, मतलब जिन्होंने काव्य लक्षण, रस, रीति, शब्द शक्ति, गुण दोष, छंद, अलंकार आदि की परंपरा का निर्वाह किया है, तो वो तो इसमें देव माने जाते हैं। एक है विशिष्टांग निरूपक, मतलब कम अंगों का विवेचन इनके द्वारा किया गया है, वो पद्माकर माने जाते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं रीतिबद्ध कवि। फिर हम आके बात करते हैं रीतिबद्ध कवि कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे केशवदास की। यहाँ हम देख लेते हैं त्रिपाठी बंधु नाम से भी 3 आचार्य हमारे सामने आएंगे, चिंतामणि त्रिपाठी, भूषण त्रिपाठी और मतिराम त्रिपाठी। ये तीनों ही भाई थे, त्रिपाठी बंधु थे। इनके बारे में हम चर्चा आगे करेंगे। भूषण का वास्तविक नाम क्या था वो भी हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं रीतिबद्ध जो कवि हैं केशवदास, उनके बारे में। केशवदास जो है इनका जन्म 1555 ईस्वी को ओछड़ा या ओरछा में हुआ माना जाता है और इनका देहांत 1617 ईस्वी को होता है। ये इंद्र सिंह के राजकवि माने जाते हैं और इनके प्रमुख ग्रंथों की हम अगर बात करें तो इनके प्रमुख ग्रंथ हैं विज्ञान गीता, जो 1610 ईस्वी में इनके द्वारा रचा गया था, जो कि एक प्रकार का आध्यात्मिक ग्रंथ है। भक्तिकाल और रीतिकाल के अगर संधि कवि की बात करें तो वो कौन है? केशवदासी है, जो भक्तिकाल और रीतिकाल के संधि कवि माने जाते हैं। आगे हम बात करें इनकी रचना रसिक प्रिया, जो 1591 ईस्वी में रची गई थी। इसमें 16 प्रकाशों में विभक्त ये एक प्रकार का लक्षण ग्रंथ है। 13 प्रकाशों में तो इन्होंने श्रृंगार चर्चा की है और शेष जो 3 प्रकाश है उसमें उन्होंने वर्तियों, रसों, काव्य दोषों का विवेचन किया है। तो ये एक प्रकार का लक्षण ग्रंथ है। और कौन से लक्षण ग्रंथ है वो हमने शुरू में देख लिए थे। अगली रचना है कवि प्रिया, जो 1601 ईस्वी में 16 प्रभावों में ये वर्णित हमें देखने को मिलती है। कवि प्रिया जो रचना है ये केशवदास ने अपने आश्रयदाता राजा इंद्रजीत सिंह के आश्रय में इसकी रचना की है। आगे हम बात करें इंद्र सिंह जो राजा हैं उनकी राजनर्तकी थी जिनका नाम था राय प्रवीण। उसको काव्य शिक्षा देने के उद्देश्य से कवि प्रिया जो ग्रंथ है इसकी रचना इन्होंने की है। केशव के आचार्य एवं कवित्व की पूर्ण अभिव्यक्ति जो है वो इसी कवि प्रिया ग्रंथ से हुई मानी जाती है। अगली इनकी रचना है रामचंद्रिका। रामचंद्रिका जो इनकी रचना है ये एक ही रात में कंप्लीट की गई थी, मतलब एक ही रात में पूर्ण की गई जो रचना है वो इनकी रामचंद्रिका रचना है, जो 1601 ईस्वी में इन्होंने रची थी। इस रचना में कुल अध्यायों की हम बात करें तो इसमें 39 अध्याय हमें देखने को मिलते हैं। रामचंद्रिका जो रचना है इसको छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है और यह बात रामस्वरूप चतुर्वेदी ने स्वीकार की है। इन्होंने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर माना है। खंडों को इसमें प्रकाशों के माध्यम से इसको विभक्त किया है। ये 39 अध्याय या प्रकाश जो है ये हमने इसकी बात कर ली है। इनकी अगली रचना है रत्नबावनी,
जो 1607 ईस्वी में रचित है। अगली इनकी रचना है वीर सिंह देवचरित, जो एक प्रशस्तिपरक रचना है और ये 1607 ईस्वी में ही इसकी रचना की गई है। जहांगीर जस चंद्रिका इनकी जो रचना है वो 1612 ईस्वी को रचित है और ये भी एक प्रशस्तिपरक रचना हमें देखने को मिलती है। इनकी छंदमाला रचना 1601 ईस्वी में रचित है और नखशिख वर्णन जो इनकी रचना है ये 1601 ईस्वी में ही रचित है। अब हम आगे बात करते हैं केशवदास के बारे में। तो इन्होंने आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल हुए हैं उन्होंने केशवदास को कठिन काव्य का प्रयत्न कहा है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। केशव को कवि हृदय नहीं मिला, ये पंक्ति जो है ये भी आचार्य शुक्ल के द्वारा ही कही गई है। अगले रीतिबद्ध जो कवि हैं वो है चिंतामणि, जिनका जीवन काल है 1600 से लेकर 1680, कहीं कहीं 1685 है। इनका मूल नाम जो है वो मणिपाल है और शाहजी भोसले, शाहजहां और दारा सिकोह के आश्रय में इन्होंने अपना लेखन कार्य किया था। इनकी रचनाओं की हम बात करें तो इनकी रचनाएं हैं कविकुल कल्पतरु, जो जिसमें काव्य लक्षण जो हैं वो द्वासोठा में दिए गए हैं और इस रचना के जो उदाहरण हैं वो कवित सवैया शैली में दिए गए हैं। तो ये कविकुल कल्पतरु जो रचना है उसके बारे में उसकी खास बात है। अगली इनकी रचना है श्रृंगार मंजरी, अगली रचना है छंद विचार, अगली रचना है रस विलास, फिर है आगे की रचना काव्य प्रकाश, काव्य विवेक, रामाश्वय मेघ। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन इसकी जो कविकुल कल्पतरु रचना है उसके बारे में ही पूछा जाता है। फिर हम अगले जो आचार्य या रीतिबद्ध कवि हैं वो है देव। देव के बारे में देखते हैं। देव का जन्म जो है वो 1673 ईस्वी को इटावा में होता है और इनका देहांत 1767 ईस्वी को होता है। इनका मूल नाम था देवदत्त द्विवेदी। देव को आचार्यत्व की दृष्टि से तो कम और कवि की दृष्टि से सबसे अधिक सफलता मिली है। तो ये इनको कवि की दृष्टि से अधिक सफलता इन्हें प्राप्त हुई है। आगे हम बात करें इनकी जो देव ने सर्वप्रथम भाव विलास जो ग्रंथ है उसकी रचना सबसे पहले इनके द्वारा की गई थी। आगे हम इसकी भाव विलास रचना है उसके बारे में आपको बताते हैं। भाव विलास जो रचना है इसको इन्होंने औरंगजेब के बड़े पुत्र आजम शाह को सुनाया था। तो भाव विलास का संबंध आजम शाह से माना जाता है। अष्टयाम इनकी जो रचना है वो इन्होंने अजय साहू को सुनाई थी और इस ग्रंथ में अष्टयाम जो ग्रंथ है इस ग्रंथ में नायक नायिका के विविध विलासों का वर्णन हमें इसमें देखने को मिलता है। फिर है राग रत्नाकर, जो एक प्रकार का संगीत विषय ग्रंथ माना जाता है। अगली रचना है देवचरित, जो कृष्ण के जीवन पर ये आधारित मानी जाती है। अगली रचना है इनकी शब्द रसायन, जो एक प्रकार का लक्षण ग्रंथ है। अगली रचना इनकी है देवमाया प्रपंच, जो प्रबोध चंद्रोदय जो संस्कृत का नाटक है उस नाटक का पद्य भाग जो है उस पर आधारित ये देवमाया प्रपंच इनकी रचना है। अगली रचना का नाम है सुख सागर तरंग। फिर अगली रचना है सुजान विनोद। अगली रचना है देव शतक। देव शतक जो है वो देव की अध्यात्म संबंधी प्रमुख धारणाएं इसमें हमें देखने को मिलती हैं। जीवन और जगत की असारता का चित्रण हमें देव शतक रचना में देखने को मिलता है। अगली रचना है रस विलास, जो भोगीलाल के आश्रय में इन्होंने रचित की थी। प्रेमचंद्रिका रचना जो है वो विषय वासना का इसमें तिरस्कार हमें देखने को मिलता है और प्रेम की महत्ता पर इसमें प्रकाश डाला गया है। भवानी विलास भी इन्हीं की रचना है। प्रेम तरंग भी इन्हीं की रचना है। साहित्य सार भी इन्हीं की रचना है और काव्य रसायन जो है ये भी इन्हीं की रचना मानी जाती है। इनके बारे में केशवदास ने यहाँ हम केशवदास के महत्वपूर्ण पंक्ति देखने वाले हैं। यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत भूषण बिनु न बिराजई कविता बनिता मित। तो ये पंक्ति कई बार पूछ ली जाती है किसकी है, तो ज़्यादातर कवि ये पंक्ति जो है ये भूषण की बताते हैं, जबकि ये केशवदास द्वारा रचित पंक्ति है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यहाँ पर आपको एक से बढ़कर एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो मिलने वाले हैं।
आगे हम बात करें राजा जसवंत सिंह। राजा जसवंत सिंह का जीवन काल है 1627 से लेकर 1729 ईस्वी तक। राजा गज सिंह के ये दूसरे पुत्र माने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचना है भाषा भूषण, जिसके बारे में कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है कि भाषा भूषण जो रचना है वो किसकी है। यह जो भाषा भूषण रचना है ये चंद्रावलोक शैली में लिखी गई है। इसमें 212 तो दोहे हैं और यह 5 प्रकाशों में रचित रीति से संबंधित ये रचना है। इस ग्रंथ की खास बात क्या है, कौन से की, भाषा भूषण की, वो यह है कि प्रत्येक अलंकार के लक्षण व उदाहरण जो हैं वो दोनों एक ही दोहे में देकर श्रेष्ठता का प्रमाण राजा जसवंत सिंह ने अपने काव्य में दिया है। अगले रीतिबद्ध जो कवि हैं वो हैं पद्माकर, जिनका जन्म 1553 ईस्वी को, कहीं कहीं 1753 ईस्वी, मतलब 1553 या 1753 ईस्वी है, बांदा में इनका जन्म हुआ माना जाता है। इनका देहांत 1833 ईस्वी को हुआ माना जाता है। इनके पिता की बात करें तो उनका नाम था मोहनलाल भट्ट, जो एक महान विद्वान और एक कवि हुए हैं। हिम्मत बहादुर अवध के बादशाह की सेना के बड़े अधिकारी ये माने जाते हैं। उनकी वीरता पर मुग्ध होकर पद्माकर ने हिम्मत बहादुर वीरदावली ग्रंथ की रचना की थी, जो पद्माकर का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। अगली जो पद्माकर की रचना है वह है जगत विनोद, जो 1803 से लेकर 1821 ईस्वी के बीच में रची गई थी। इस कालखंड का अध्ययन इन्होंने इस जगत विनोद रचना में किया है। यह जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह के पुत्र जगत सिंह के संरक्षण में रहकर इस ग्रंथ की रचना इन्होंने की है। यह श्रृंगार रस का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है और इसमें जो प्रकरण है वो 6 हैं और छंदों की कुल संख्या 731 है। पद्माकर की अन्य रचनाओं की बात करें तो वो हैं पद्माभरण, जो अलंकार से संबंधित एक लक्षण ग्रंथ है। आगे है इनकी रचना प्रबोध पचासा, जो वैराग्य निरूपण से संबंधित रचना है। इनकी एक महत्वपूर्ण पंक्ति और है, जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने पद्माकर को कविराज शिरोमणि की उपाधि से नवाजा था। तो इनको कविराज शिरोमणि की उपाधि किसने दी थी, तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। इनकी अगली रचना है प्रताप शाही वीरुदावली। अगली रचना है कली पचीसी। अगली रचना है गंगा लहरी, जो इनकी अंतिम रचना मानी जाती हैं। पद्माकर को भक्ति, श्रृंगार और वीर की त्रिवेणी माना जाता है। अगले जो कवि हैं वो हैं भिखारी दास, तो ये भी रीतिबद्ध कवि माने जाते हैं। इनकी रचना काव्य निर्णय 1746 ईस्वी में रचित है। छंदार्णव 1742 ईस्वी में रचित है। छंद प्रकाश श्रृंगार निर्णय 1750 ईस्वी में रचित है। शतरंज सतिका और रस सारांश जो 1742 ईस्वी में रचित है। तो ये भिखारी दास जी की प्रमुख रचनाएं हैं। अगले रीतिबद्ध कवि हैं कुलपति मिश्र, जिनकी महत्वपूर्ण रचना है जो है वो है रस रहस्य, जो 1670 ईस्वी में रची गई थी। दुर्गा भक्ति तरंगिणी अन्य रचना है। संग्राम सार, नखशिख, मुक्ति तरंगिणी, ये भी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगले कवि हैं मतीराम। मतीराम जो हैं इनकी अगर हम रचनाओं की बात करें तो उससे पहले हम आपको बता दें, मतीराम जो हैं ये बूंदी नरेश भवानी सिंह के दरबारी कवि थे और इनका जीवन काल जो है वो 1604 ईस्वी से 1701 ईस्वी माना जाता है। इनकी जो ललित ललाम 1664 ईस्वी में रचित जो ग्रंथ है वो इन्होंने राजा भाव सिंह के आश्रय में रचा था। इनकी रसराज रचना 1643 ईस्वी में रचित है। वर्त कौमुदी 1701 ईस्वी में रचित है, जो राजा स्वरूप सिंह बुंदेला के आश्रय में इन्होंने रचित की थी। अगली ये इनके आश्रयदाता थे। अलंकार पंचाशी का जो ग्रंथ है वो 1690 ईस्वी में ज्ञानचंद के आश्रय में इन्होंने रचित किया था। फूल मंजरी 1619 ईस्वी में जहांगीर के आश्रय में लिखी थी। सतसई 1681 भोजराज के आश्रय में इन्होंने लिखी थी। अगले जो कवि हैं वो हैं सेनापति। सेनापति को प्रकृति का स्वतंत्र चितेरा मानने वाले थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सेनापति जो है इनकी रचनाओं में प्रकृति चित्रण सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इनकी जो कवित्व रत्नाकर सबसे महत्वपूर्ण रचना है
इसमें 5 तरंग माने गए हैं कविता रत्नाकर में। पहले 3 तरंग जो हैं वो रीति परंपरा को ध्यान में रखकर लक्षण ग्रंथों की रचना इनके अंदर हमें देखने को मिलती है। अंतिम 2 जो तरंग हैं वो रामचरित व राम भक्ति की चर्चा उसमें हमें देखने को मिलती है। सेनापति की अन्य रचना है काव्य कल्पद्रुम और उत्कृष्ट ऋतु वर्णन जो है ये इनके काव्य में हमें देखने को मिलता है। अगले जो कवि हैं वो हैं भूषण कवि। ये भी रीतिबद्ध कवि माने जाते हैं। भूषण जो हैं ये रीतिकाल के राष्ट्र कवि के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। रीतिकाल का विलक्षण कवि इनको डॉक्टर नगेंद्र ने माना है। इनका जन्म 1613 ईस्वी को और देहांत 1715 ईस्वी को होता है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इनका मूल नाम जो है वो घनश्याम बताया है। तो भूषण का मूल नाम क्या है? घनश्याम है। चित्रकूट के राजा रुद्रशाह सोलंकी ने इन्हें भूषण की उपाधि दी थी। तो ये पहले घनश्याम के नाम से प्रसिद्ध थे, फिर चित्रकूट के राजा ने इन्हें भूषण की उपाधि प्रदान की थी। भूषण जो हैं ये वीर रस और ओज गुण के प्रधान कवि माने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचना शिवराज भूषण जो 1633 ईस्वी को रची गई थी, ये एक प्रकार का अलंकार ग्रंथ है। और इनकी शिवा बावनी जो रचना है वो वीर शिवाजी के आश्रय में रहकर इन्होंने रची थी। तो इन दोनों ग्रंथों की रचना वीर शिवाजी के आश्रय में रहकर इन्होंने की थी। छत्रसाल दशक जो इनका ग्रंथ है उसमें महाराजा छत्रसाल की वीरता का वर्णन इन्होंने किया है। इनके अन्य ग्रंथ हैं भूषण हजारा, दूषण उल्लास, भूषण उल्लास, शिवा बावनी। शिवा बावनी जो है ये इसमें इन्होंने औरंगजेब को राष्ट्रीय शत्रु और शिवाजी को राष्ट्रीयता के रक्षक के रूप में चित्रित इन्होंने किया है। इनकी पालकी में स्वयं महाराजा छत्रसाल सिंह ने अपना कंधा लगाया था। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिर हम बात करते हैं रीतिमुक्त कवियों की। तो रीतिबद्ध कवि कंप्लीट हो चुके हैं। कई बार तो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से रीतिबद्ध कवि कौन सा नहीं है। तो यहाँ आपको जितने भी कवि ऊपर बताए हैं वो सभी रीतिबद्ध कवि हैं। अब हम देखते हैं रीतिमुक्त कवि। रीतिमुक्त कवि कौन होते हैं? कि वे कवि जो रीति के बंधन से पूर्णतः मुक्त हैं या स्वतंत्र हैं, अर्थात इन्होंने काव्य धारा निरूपण करने वाले जो लक्षण ग्रंथ हैं उनकी रचना इन्होंने नहीं की है, तथा हृदय की स्वतंत्र वृत्तियों के आधार पर इन्होंने काव्य रचना की है। रीति मुक्त कवियों में मुख्यतः घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर आदि कवि आते हैं। तो इन्हीं के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम अगर बात करें तो यहाँ वृंद कवि की करते हैं। वृंद कवि ने वृंद सतसई, श्रृंगार शिक्षा, पंचाशिका जैसे ग्रंथों की रचना की थी। और रसनिधि जो कवि हैं उन्होंने रतन हजारा जो 2 शैली में रचित है, विष्णुपद कीर्तन और 12 मासा ग्रंथों की रचना रसनिधि के द्वारा की गई है। सुदन के द्वारा सुजान चरित की रचना की गई है। गोरेलाल कवि के द्वारा छत्र प्रकाश और विष्णु विलास ग्रंथों की रचना की गई है। तो ये सभी भी रीति मुक्त कवि माने जाते हैं। फिर हम बात करते हैं रीति मुक्त परंपरा के महत्वपूर्ण कवि हैं घनानंद, जिन्होंने निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा ग्रहण की थी। इनके जीवन काल की बात करें तो 1673 ईस्वी से 1760 तक इनका जो जीवन काल है वो माना जाता है। कुछ ग्रंथों में इनका जन्म 1689 ईस्वी को होना माना गया है। इनकी मृत्यु जो है वो 1739 ईस्वी को भी मानी जा चुकी है कई ग्रंथों में। और नादिर शाह के आक्रमण के समय इनका देहांत हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद को साक्षात रसमूर्ति कहकर पुकारा है। मतलब ये प्रेम की पीर के भी प्रमुख कवि माने जाते हैं। घनानंद के काव्य की मूल प्रेरक शक्ति जो है वो उनकी प्रेमिका सुजान को माना जाता है। वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि जो है वो घनानंद माने जाते हैं। रीति मुक्त या स्वच्छंद के प्रतिनिधि जो कवि हैं वो भी घनानंद ही माने जाते हैं। घनानंद जो हैं ये दिल्ली के बादशाह शाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे और जाति से ये कायस्थ माने जाते हैं। इनकी रचनाओं की बात करें तो कवित सवैया शैली में इनकी रचनाएं रचित हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में सुजान सागर जो जगन्नाथ रत्नाकर ने जिन पर टीका लिखी है, विरह लीला, लोकसार, रस केलीवली, कृपाकांड, इश्कलता, सुजान हित प्रबंध, यमुना यश
और घनानंद कवित, जो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा जिसका अनुवाद किया गया है। तो ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने घनानंद कवित नाम से रचना इनके बारे में रचित की है। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। फिर हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके बारे में कहा है कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा करने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि आज तक न तो हुआ है और न ही होगा। अगले जो रीति मुक्त कवि हैं वो हैं आलम। आलम कवि ने आलम केली, माधवानंद कामकंदला और श्याम सनेहा जैसे ग्रंथों की रचना की है। इनकी एक पंक्ति प्रसिद्ध है, कनक छुरी सी कामिनी काहे को कटी छीन। मतलब पहेलियों के माध्यम से उत्तर प्राप्त करने की जो बात है वो इन्होंने अपनी आलम केली रचना में कही है। फिर हम अगले कवि की बात करें तो वो हैं बोधा, जिन्होंने विरह वारिस और इश्कनामा जैसे ग्रंथों की रचना की थी। इश्कनामा ग्रंथ जो है यह इसमें कहा गया कि यह प्रेम को पंथ कराल महा तलवार की धार पर धावनो है। तो ये बोधा द्वारा रचित पंक्ति है। अगले कवि हैं ठाकुर, जिन्होंने ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक जैसे ग्रंथों की रचना की है। ठाकुर ठसक जो है इसमें लाला भगवान दीन ने ठाकुर की रचनाओं का संकलन इसमें किया है। अगले कवि हैं द्विजदेव। द्विजदेव जो है इनका मूल नाम महाराजा मान सिंह है। इनकी श्रृंगार लतिका जो रचना है, कवि कल्पद्रुम इनकी रचना है, श्रृंगार बत्तीसी और श्रृंगार चालीसा भी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। श्रृंगार लतिका में इन्होंने वसंत ऋतु का वर्णन किया है। ये हो गए रीति मुक्ति कवि। आगे है रीति सिद्ध कवि। रीति सिद्ध कवि कौन होते हैं, पहले हम ये परिभाषा देख लेते हैं। मतलब वे कवि जिन्होंने रीतिकाल की मुख्य प्रवृत्ति, लक्षण ग्रंथों या रीति ग्रंथों की रचना के उद्देश्य से काव्य नहीं लिखे हैं, बल्कि समय की परिस्थितियों के कारण ये रीतियाँ जो हैं ये उनके काव्य में स्वतः ही सिद्ध दिखाई देती है। मतलब ये अपने आप ही उनके काव्य में प्रकट हो गई हैं। ऐसे कवि जो हैं वो रीति सिद्ध कहलाते हैं। इन रीति सिद्ध कवियों की अगर हम बात करें तो इसमें बिहारी जो हैं वो सबसे प्रमुख कवि माने जाते हैं। बिहारी के बारे में हम देख लेते हैं। इनका जन्म 1595 ईस्वी को ग्वालियर में हुआ था और इनका देहांत 1663 ईस्वी को हुआ था। बिहारी सतसई 1662 ईस्वी में इनकी प्रमुख रचना है, जो 1662 ईस्वी में रची गई थी, जिसमें 713 दोहे हैं। सतसई में सर्वप्रथम टीकाकार, सतसई के प्रथम जो टीकाकार हैं वो कृष्ण कवि माने जाते हैं। प्रत्येक दोहे के लिए इनको एक अशरफी इनाम में मिलती थी। तो इनकी जो बिहारी सतसई रचना है, इस ग्रंथ का निर्माण जो है वो गाथा सप्तशती, अमरूक शतक, आर्या सप्तशती की प्रेरणा से हुआ माना जाता है। बिहारी जो हैं ये जयपुर के मिर्जा राजा जय सिंह के दरबारी कवि ये माने जाते हैं। और बिहारी की सतसई जो है ये भक्ति, रीति और श्रृंगार की प्रमुख त्रिवेणी मानी जाती है। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी ही अधिक होगी, उतनी ही वह मुक्तक की रचना में वो सफल होगा। तो ये बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी जी के बारे में कही है। फिर बिहारी जी का एक दोहा है जो सर्वाधिक प्रसिद्ध रहा है, वो है नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। तो ये बिहारी जी का सबसे प्रमुख दोहा है। आगे है दीनदयाल गिरी, जिनका जन्म वसंत पंचमी को 1802 ईस्वी में काशी में हुआ था और इनका जो देहांत है वो मणिकर्णिका में 1858 ईस्वी को माना जाता है। दृष्टांत तरंगिणी इनकी प्रमुख रचना है। और अन्य रचनाओं में बात करें तो अनुराग बाग, वैराग्य दिनेश जो है ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अन्योक्ति कल्पद्रुम जो भी है ये भी इसकी प्रमुख रचना है। और व्याज स्तुति जो अलंकार है वो दीनदयाल गिरी का प्रमुख अलंकार माना जाता है। अब हम बात करते हैं रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं कौन कौन सी हैं। रीतिकाल का प्रमुख रस या प्रधान रस श्रृंगार को माना गया है। प्रकृति चित्रण इस काल में हमें देखने को मिला। अलंकार का प्राधान्य इस काल में रहा है। काव्य रूप वीर रसात्मक काव्य
काव्यों का प्रणयन हमें देखने को मिला। जीवन दर्शन, आश्रयदाताओं की प्रशंसा में काव्य रचे गए। ब्रज भाषा का सर्वाधिक प्रयोग किया गया। नारी के प्रति संकीर्ण दृष्टिकोण हमें इस काल में देखने को मिलता है। लक्षण ग्रंथों का निर्माण भी अधिक हुआ है। कला पक्ष की प्रधानता रही है। नीति और उपदेश पर काव्य ज़्यादा रचे गए हैं। प्रतीक व बिंब योजना हमें देखने को मिली है। आचार्य एवं कवि दोनों ही इसमें प्रमुख रहे हैं। भक्ति व नीति पर काव्य हमें देखने को मिला। मौलिक काव्य स्वरूप मतलब मुक्तक काव्य हमें इस काल में देखने को मिला। हिंदी गद्य का प्रादुर्भाव भी रीतिकाल से माना जाता है। कवित्व भावना का विस्तार से इन्होंने वर्णन किया है। मौलिक उद्भावनाओं की अभिव्यक्ति इनके द्वारा की गई है। प्रतियोगिता भावना भी हमें इनके काव्यों में देखने को मिलती है। फिर हम रीतिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। सबसे पहला है रीतिकाल के पतन का जो है प्रमुख कारण वो माना गया है लोक मंगल की भावना का अभाव। रीतिबद्ध काव्य रचना में अलंकार और रस का एक साथ प्रयोग हमें देखने को मिलता है। देव जो कवि है उनकी भावविलास रचना में उसमें अलंकार और रस दोनों एक साथ प्रयुक्त हुए हैं। नायिका भेद की दृष्टि से सर्वप्रथम ग्रंथ जो है वो सुख सागर तरंग को माना जाता है जो देव द्वारा रचित है। रीतिकाल में ऋतु वर्णन करने वाले प्रसिद्ध कवि सेनापति माने जाते हैं। विषय वस्तु या भाव की दृष्टि से रीतिकार की प्रमुख विशेषता जो है वो श्रृंगारिकता को माना जाता है। हिंदी में इतने सारे कवियों के बीच में घनानंद ही अपने आंसुओं से रो रहे हैं, किराए के आंसुओं से नहीं रो रहे हैं, तो ये बातें रामधारी सिंह दिनकर ने कही हैं। अब हम आगे बात करेंगे रीतिबद्ध और रीति मुक्त कवियों में क्या अंतर है, उनके काव्यों में क्या अंतर है, तो ये बात हम करने वाले हैं। यहाँ हम अंतर की बात करें तो सबसे पहला अंतर है रीतिबद्ध कवि जो हैं वो उनके काव्य पर संस्कृत साहित्य का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। रीतिमुक्त कवियों पर फारसी साहित्य का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। रीतिबद्ध कवियों में रीति, आचार्य, शिक्षक इन सभी का मिश्रण कवि में देखने को मिलता है, जबकि रीतिमुक्त में काव्य कवि ही हुए हैं। रीतिबद्ध काव्य में दरबारीपन से युक्त कविता रची गई हैं, जबकि रीतिमुक्त में वो दरबारीपन से स्वतंत्र रहे हैं। रीतिबद्ध में संयोग श्रृंगार के बाह्य रूप को काव्य में स्थान दिया गया है, ना कि आंतरिक रूप को, जबकि रीतिमुक्त में संयोग के साथ साथ वियोग से काव्य को चरमोत्कर्ष इन्होंने बनाया है। फिर हम बात करें रीतिबद्ध में प्रकृति चित्रण में बसंत व वर्षा ऋतु का वर्णन रीतिबद्ध में हमें देखने को मिलता है। रीतिमुक्त काव्य में हमें प्रकृति चित्रण में 12 मासा वर्णन देखने को मिलता है। आगे हम बात करें समाज व संस्कृति के प्रति उदासीन रीतिबद्ध कवि रहे हैं। संयोग व वियोग दोनों अवस्थाओं में संस्कृति की गतिविधियों का काव्य आधार जिन्होंने दिया है वो रीतिमुक्त कवि है। विषय वस्तु, काव्य लक्षण या आश्रयदाता की प्रशंसा ये सभी हमें रीतिबद्ध काव्य में देखने को मिलते हैं। रीतिमुक्त काव्य में हमें विषय वस्तु, आत्म प्रदर्शन की देखने को मिलती है। छंद व अलंकारों के अधिक प्रयोग से काव्य जटिल हो गया है, वो काव्य है रीतिबद्ध काव्य, जबकि रीतिमुक्त काव्य जो है वो विषयानुरूप सीमित छंद व अलंकारों का प्रयोग उसमें देखने को मिलता है। रीतिबद्ध काव्य जो है इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, जबकि रीतिमुक्त काव्य में ब्रज भाषा को प्रांजल व तरल बनाया गया है। तो इसी के साथ अपना आज का ये रीतिकाल जो टॉपिक है ये यहीं पर समाप्त होता है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत